नए अध्याय की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है संविधान। इसे हम अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इस अध्याय में हम संविधान और उसके विभिन्न आयामों को जानेंगे। तो आज हम जिन आयामों को पढ़ेंगे वो है संघवाद यानी कि फेडरलिज्म एवं संसदीय शासन पद्धति यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम। बच्चों, संविधान के बारे में पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि संविधान कहते किसे हैं। क्या आपको याद है कि हमारा देश आजाद कब हुआ था? सोचिए। जी हाँ, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और 26 नवंबर 1949 को हमारे देश ने संविधान को अपना लिया। तो बच्चों, संविधान एक किताब है जिसको हमारे देश के कुछ महान पुरुषों ने मिलकर तैयार किया था। यह किताब कुछ ऐसी दिखती है जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। इस किताब में अनेक महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं जिन्हें जानना और समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों हुई? जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय अंग्रेजों के बनाए कठोर कानूनों को हटाने के लिए संविधान की आवश्यकता थी, क्योंकि अंग्रेजों के समय आम लोगों की सरकार में कोई भी सहभागिता नहीं थी, जिस वजह से आम इंसान पर बहुत अत्याचार किए गए। इन्हीं अत्याचारों को खत्म करने के लिए एक संविधान लाया गया जिसमें हर नागरिक को समानता तथा सरकार में सहभागिता दी गई। अब हम यह जानते हैं कि संघवाद क्या होता है। अभी हमने जाना कि संविधान क्या होता है और संविधान का पहला आयाम है संघवाद। तो संघवाद का अर्थ है एक से ज्यादा स्तर की सरकारें। हमारे देश में बच्चों 3 स्तर की सरकारें होती हैं। पहले स्तर पर होती है केंद्र सरकार जो पूरे देश पर शासन करती है। उसके बाद हर राज्य में एक सरकार होती है, जैसे कि हमारे झारखंड राज्य में भी राज्य सरकार है। उसके बाद आती है स्थानीय स्तर की सरकार, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में भी स्थानीय सरकार है। तो यहाँ हमने पढ़ा संघवाद के बारे में। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान में लिखा है कि कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र और राज्य सरकारों को है, लेकिन आप बताइए कि क्या सभी विषयों पर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। संविधान में एक सूची बनी है जिसके आधार पर संघ एवं राज्य दोनों ही सरकारों को कुछ विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। संघ सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है और इसी प्रकार राज्य सूची में दिए विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है। कुछ विषय ऐसे भी हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य दोनों ही सरकारों को है। इस सूची को हम समवर्ती सूची कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ आया बच्चों? अब हम इन सूची में जो विषय दिए हैं उन्हें जान लेते हैं। संघ सूची से हम शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं। तो संघ सूची में जो विषय शामिल है वो है वित्त, संचार और सुरक्षा। यह ऐसे विषय हैं जो राष्ट्रीय महत्व रखते हैं और जिन पर पूरे देश में एक ही कानून लागू होता है। इसलिए इन विषयों पर कानून केंद्र सरकार बनाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं राज्य सूची के बारे में। राज्य सूची में भूमि, पुलिस, कृषि जैसे विषय दिए गए। इन विषयों पर राज्य सरकार अपने राज्यों में कानून बनाती है। बच्चों, आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि यह ऐसे विषय हैं जिन पर एक समान कानून बनाने की जरूरत नहीं है। इसी कारण इन्हें राज्य सूची में रखा गया है, ना कि संघ सूची में। तो अभी हमने जाना संघ सूची और राज्य सूची के बारे में। अब जानते हैं समवर्ती सूची के बारे में। समवर्ती सूची में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण जैसे विषय शामिल हैं। इन विषयों पर केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार है। तो अभी हमने इन तीनों सूचियों के बारे में जाना, लेकिन बच्चों अब जरा यह सोचिए
कि अगर संपत्ति सूची में किसी विषय पर मतभेद हो जाए राज्य एवं केंद्र सरकार के बीच, तो कौन सा कानून मान्य होगा? क्या पता है आपको? नहीं? तो बच्चों, अब याद रखिएगा कि किसी भी मतभेद होने पर केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। समझ आया आपको? तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और संविधान के अगले आयाम को जानते हैं, जो है संसदीय शासन पद्धति। संसदीय शासन पद्धति की दो महत्वपूर्ण इकाइयां हैं, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। चलिए इन दोनों के बारे में जानते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि संसद क्या होता है और वहां लोगों की नियुक्ति कैसे होती है? संसद, जिसे हम व्यवस्थापिका भी कहते हैं, एक सभा होती है जिसमें हम नागरिकों के द्वारा चुने गए लोगों को बिठाते हैं और वो लोग कानून बनाते हैं। क्या आपने कभी चुनाव में वोट डाला है बच्चों? नहीं ना? क्योंकि सिर्फ 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक ही वोट डाल सकते हैं और उनके वोटों के आधार पर चुने गए प्रतिनिधि व्यवस्थापिका में बैठते हैं, यानी पार्लियामेंट में बैठते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों, संसदीय शासन पद्धति की जो दूसरी महत्वपूर्ण इकाई है वो है कार्यपालिका। कार्यपालिका संसद के बनाए कानूनों को लागू करती है। प्रशासन को चलाने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की ही होती है। आपको यह जो तस्वीर दिख रही है वह प्रधानमंत्री का दफ्तर है, जिसे हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी बोलते हैं। यहाँ पर कार्यपालिका में नियुक्त लोग बैठते हैं। संसदीय शासन पद्धति में कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? क्या आपको पता है? वह है राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल के हाथ में होती है और मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। क्या आपको पता है कि अभी हमारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन है? जी हाँ, हमारे देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो अब देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा। इस वीडियो में हमने जाना कि संविधान किसे कहते हैं, संघवाद क्या होता है और उसकी 3 प्रकार की सूचियों के बारे में जाना। इसके अलावा हमने जाना कि संसदीय शासन पद्धति किसे कहते हैं और इसके महत्वपूर्ण इकाइयों को भी हमने जाना। हमने एक नए अध्याय को शुरू किया था, जो है संविधान, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, और हमने उसके 2 आयामों के बारे में जाना था। आगे बढ़ते हुए आज की कक्षा में हम संविधान के 2 और आयामों को जानेंगे और पढ़ेंगे, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका के बारे में, यानी इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशियरी के बारे में, और हम जानेंगे कि हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं न्यायपालिका के बारे में। न्यायपालिका होती क्या है और हमें इसकी जरूरत क्यों है? तो चलिए बच्चों, न्यायपालिका को हम एक उदाहरण से समझते हैं। आप सब क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल जैसे खेल तो खेलते ही होंगे। तो ये बताइए कि खेल में किसी भी प्रकार का मतभेद होने पर कौन उसे सुलझाता है? रेफरी और एम्पायर, है ना? तो इसी तरह हमारे देश के प्रशासन अच्छे से चल रहा है या नहीं, संविधान का कोई उल्लंघन तो नहीं हो रहा, उसे सुनिश्चित करने के लिए हमें न्यायपालिका की जरूरत होती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि खेल में रेफरी स्वतंत्र होकर फैसला लेता है, उसी तरह न्यायपालिका भी स्वतंत्र होकर हर मुकदमे का फैसला लेती है। और आपने देखा होगा कि रेफरी जो होता है वो किसी भी टीम का हिस्सा नहीं होता, वो निष्पक्ष होता है। तो उसी तरह हमारी न्यायपालिका भी निष्पक्ष होती है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि न्यायपालिका को स्वतंत्र कैसे बनाते हैं। हमारे संविधान में लिखा है कि उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और यह भी कि न्यायाधीश पद छोड़ने के बाद सरकार में कोई और पद नहीं ले सकता। इसके अलावा न्यायालय के कर्मचारियों के वेतन पर संसद हस्तक्षेप नहीं कर सकता, यानी कि न्यायाधीश वह न्यायालय में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों के वेतन पर संसद का मतदान नहीं होता है। तो अभी हमने जाना हमारे न्यायपालिका के बारे में।
अब हम जानेंगे कि हमारे मौलिक अधिकार क्या होते हैं। मौलिक अधिकार वह अधिकार होते हैं जो भारत के सभी नागरिकों को दिए गए हैं। यह अधिकार हमारे विकास के लिए आवश्यक एवं सहायक होते हैं। उदाहरण के रूप में आप यही देख लीजिए कि शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है और शिक्षा हमारे विकास में सहायक होती है। बच्चों, मौलिक अधिकार हमें सरकार की मनमानी एवं निरंकुशता से बचाते हैं। यह सरकार की मनमानी पर रोक लगाते हैं। तो आपको समझ आया कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं? तो अब शायद से आप में से कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो बच्चों, शुरुआत में हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। इसके बाद अभी हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। आपको मैंने पहली कक्षा में बताया था कि संविधान एक किताब है। तो इस किताब के भाग 3 में 12 से 30 अनुच्छेद एवं 32 से 35 अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार बताए गए हैं। तो अभी हमने जाना कि हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं। अब हम जानेंगे हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में। यह मौलिक अधिकार हर इंसान को जानना बहुत जरूरी है। तो आप आज इन अधिकारों को जानकर अपने माता पिता या भाई बहन को जरूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले अधिकार की ओर, जो है समानता का अधिकार। इसका मतलब है कि हम सब लोग एक समान हैं। हमारे देश के कानून सबके लिए एक समान है और किसी भी इंसान के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और इस अधिकार में ये भी है कि किसी भी इंसान को सार्वजनिक स्थान जैसे कि होटल, दुकान, मैदान पर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। देश के हर नागरिक को सरकारी नौकरी के लिए समान अवसर भी दिया जाएगा। यह भी इसी अधिकार का भाग है। क्या आपको समानता का अधिकार समझ आया बच्चों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता यानी आजादी। इस अधिकार में बोला गया है कि देश का नागरिक स्वतंत्र होकर भाषण दे सकता है, शांतिपूर्ण सभा कर सकता है एवं देश के किसी भी कोने में आ जा सकता है और वहां रह सकता है। और इस अधिकार में ये भी शामिल है कि कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार का व्यवसाय या कारोबार कर सकता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे अधिकार की ओर, जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह अधिकार नागरिक पर होने वाले शोषण को रोकता है। बच्चों, क्या आपको पता है कि इस अधिकार के अंतर्गत बाल मजदूरी यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में लगाना या मजदूरी कराना अपराध है? नहीं? तो आज हमने यह भी सीख लिया है। इसके अतिरिक्त तस्करी यानी कि गैर कानूनी तरीके से किसी भी चीज का आदान प्रदान करना भी एक अपराध है। और बच्चों, जबरन श्रम यानी कि फोर्स लेबर भी अपराध है। यानी किसी से भी जबरदस्ती कोई काम कराना, वो भी इस अधिकार के अंतर्गत एक अपराध माना गया है। तो क्या आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में समझ आया बच्चों? हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बच्चों, हमारा संविधान कहता है कि सभी नागरिकों को कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार है। मतलब कि कोई भी इंसान किसी भी भगवान की पूजा कर सकता है, कोई भी धर्म अपना सकता है। यह करने से उसे कोई नहीं रोक सकता। तो अब इसके साथ हम बढ़ते हैं अपने 5वें अधिकार की ओर, जो है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। इसमें कहा गया है कि जो भी धार्मिक या भाषीय अल्पसंख्यक हैं। अब बच्चों, आप पूछेंगे कि अल्पसंख्यक का क्या मतलब होता है? तो अल्पसंख्यक मतलब कि जिनकी आबादी देश में बहुत कम है। तो ऐसे लोगों को जिनकी आबादी देश में बहुत कम है, उन्हें अपनी संस्कृति की रक्षा या विकास के लिए संस्थान खोलने का पूरा अधिकार है। तो चलिए बच्चों, अब हम अपने आखिरी अधिकार के बारे में जानते हैं, जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यह अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है।
यह अधिकार अगर संविधान में नहीं होता तो बाकी किसी भी अधिकार के होने का कुछ फायदा नहीं है। यह अधिकार कहता है कि अगर किसी नागरिक को लगता है कि उसका कोई भी संवैधानिक अधिकार छीना जा रहा है या उसका उल्लंघन किया जा रहा है तो वो अदालत का सहारा ले सकता है। तो क्या आपको अपने मौलिक अधिकारों के बारे में समझ आया बच्चों? तो अब देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा न्यायपालिका के बारे में कि वो होता क्या है और उसका महत्व क्या है, और हमने जाना कि न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होती है। इसके अलावा हमने हमारे मौलिक अधिकारों को जाना। हमारे पास 6 अधिकार हैं। हमने उन सभी 6 अधिकारों को विस्तार में जाना। वो अधिकार कौन से हैं बच्चों? समानता का अधिकार, और पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था न्यायपालिका तथा मौलिक अधिकारों के बारे में। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको अब तक सब समझ आया होगा। आगे बढ़ते हुए आज की कक्षा में हम संविधान के 2 आयामों को जानेंगे। एक है मौलिक कर्तव्य और दूसरा है धर्मनिरपेक्षता। बच्चों, संविधान ने जैसे हर नागरिक को मौलिक अधिकार दिए हैं, वैसे ही हर नागरिक के कुछ मौलिक कर्तव्यों को भी बताया है। मौलिक कर्तव्य समझने के लिए चलिए एक उदाहरण लेते हैं। कुछ दोस्त मिलकर रात को बीच सड़क पर पार्टी करने का सोचते हैं। वह वहां पर बहुत जोर से गाने बजाते हैं और बहुत हल्ला करते हैं। इससे आस पड़ोस के लोग काफी परेशान हो जाते हैं और उन्हें ये सब करने से मना करते हैं। लेकिन सब दोस्त बोलते हैं कि ये तो उनका मौलिक अधिकार है, उन्हें स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। तो बच्चों, आप ही बताइए, क्या ये सही है? क्या रात को ऐसे हल्ला करना सही है? नहीं ना। हालांकि हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं, लेकिन हमें उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए संविधान ने नागरिकों को कुछ मौलिक कर्तव्य भी बताए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह मौलिक कर्तव्य पहले हमारे संविधान में शामिल नहीं किए गए थे? 1976 को संविधान में एक संशोधन किया गया। संशोधन यानी कि कुछ सुधार किए गए। यह संशोधन 42वां संशोधन था। इसको स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के सुझाव के बाद डाला गया संविधान में। तो हमारे संविधान ने हमें 11 मौलिक कर्तव्य बताए हैं, जिन्हें हम आज एक एक करके पढ़ेंगे। पहला कर्तव्य कहता है कि देश के हर नागरिक को संविधान का पालन करना चाहिए। संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। संविधान यह भी कहता है कि हमारे देश को आजाद कराने में जिन आदर्शों को अपनाया था, उन्हें हमें भी अपनाना चाहिए, जैसे कि गांधी जी द्वारा अपनाए गए अहिंसा के रास्ते को। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान में लिखा है कि नागरिकों को देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बरकरार रखना चाहिए। हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए बच्चों, जिससे हमारे देश में नागरिकों को कोई भी मुश्किल हो या नागरिकों में कोई मतभेद हो और हमारे देश में कोई बंटवारा हो। चलिए अगला कर्तव्य देखते हैं। बच्चों, आप अपने परिवार को हर मुश्किल से बचाने की कोशिश करते हैं ना? आप कोशिश करते होंगे कि आपके परिवार में किसी को कोई भी संकट ना आए। तो इसी तरह देश पर कोई संकट आने पर हमें देश की सेवा करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। यह भी हमारा एक कर्तव्य है। चलिए अगला कर्तव्य देखते हैं। तो संविधान कहता है कि हमें देश के सभी नागरिकों के साथ शांति और भाईचारे की भावना के साथ रहना चाहिए। हमें औरतों के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए और कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे उनके सम्मान को ठेस पहुंचे। ठीक है बच्चों, इसे याद रखिएगा। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बच्चों, हमारे देश की संस्कृति, परंपरा को समझना और उसकी रक्षा करना भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। हमारे देश की संस्कृति हमारे लिए अनमोल है और उसको समृद्ध बनाने में हमारे देश के लोगों का बड़ा योगदान है। उसकी रक्षा करना भी हमारा ही कर्तव्य है बच्चों।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पर्यावरण। हमारा पर्यावरण जैसे कि वन, झील, नदी और वन्य जीव हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये हमें अनेक प्रकार की जरूरतों को पूरा करते हैं और हमारे जीवन में जरूरी होते हैं। इसको सुरक्षित रखना भी हमारा एक कर्तव्य है। हमें इसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और इसे सुधारना भी हमारा ही मौलिक कर्तव्य है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हमारे संविधान में और क्या कहा गया है। हमारा संविधान कहता है कि देश के नागरिकों में विज्ञान को जानने की उत्सुकता होनी चाहिए। जैसा कि अभी आप लोग भी अपनी विज्ञान की कक्षा में कुछ नई नई चीजों को जानते होंगे, तो उसी तरह सभी नागरिकों को विज्ञान को जानने की उत्सुकता होनी चाहिए, चीजों को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक संपत्ति के बारे में कुछ बात करते हैं। सार्वजनिक संपत्ति यानी कि ऐसी वस्तुएं या ऐसी जगह जिसे सभी नागरिक इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि रोड, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, स्कूल इत्यादि। इन सबको सुरक्षित रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। जैसे हम अपने सामान की सुरक्षा करते हैं और उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते, उसी तरह हमें सार्वजनिक संपत्ति को भी सुरक्षित रखना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा संविधान यह भी कहता है कि जीवन के हर एक क्षेत्र में हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि व्यक्ति का विकास हो और साथ ही साथ पूरे देश का भी विकास हो सके और हमारा देश एक नई ऊंचाइयों को छू सके। तो बच्चों, आप भी अपनी पढ़ाई में मन लगा तो दोस्तों, आप भी मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, जिससे आपका विकास हो और उसके साथ साथ देश का भी विकास हो सके, क्योंकि देश का विकास देश के बच्चों और युवाओं से ही होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले कर्तव्य को। यह कर्तव्य कहता है कि माता पिता को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ने का पूरा अवसर देना चाहिए। बच्चों, शिक्षा हमारा एक मौलिक अधिकार है, जैसा कि आपको याद होगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सरकार निःशुल्क यानी कि फ्री शिक्षा प्रदान करती है। चलिए अब आगे बढ़े और देखेंगे हम धर्मनिरपेक्षता। अभी हमने पढ़ा हमारे मौलिक कर्तव्यों को। तो बच्चों, अभी हमने पढ़ा हमारे मौलिक कर्तव्यों को। अगला संविधान का आयाम है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता होती क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है धर्म के प्रति निरपेक्ष भाव रखना। संविधान कहता है कि सभी को अपने धर्म और तौर तरीके अपनाने का अधिकार है। इसका मतलब है कि हर नागरिक को कोई भी धर्म को अपनाने की छूट दी गई है। सरकार उसमें दखल नहीं दे सकती। इसके अलावा कोई भी धर्म का इंसान दूसरे धर्म के इंसान को दबा नहीं सकता है। ठीक है, तो अभी हमने जाना धर्मनिरपेक्षता के बारे में और हमारे मौलिक कर्तव्यों के बारे में। इससे पहले पिछली कक्षा में हमने हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में जाना था। तो चलिए अब एक बात करते हैं एक अलग तरीके के अधिकार के बारे में, जिसे हम मानवाधिकार कहते हैं। यह अधिकार संविधान में नहीं बताया गया है, क्योंकि यह अधिकार हमें जन्म से ही प्राप्त है। यह कुछ ऐसे अधिकार हैं जो जीने के लिए आवश्यक होते हैं और इन्हें किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो देखते हैं कि ये क्या अधिकार है। इसमें प्रदूषण से मुक्त वातावरण, जीने का अधिकार, महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार जैसे अधिकार शामिल हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो बच्चों, आज हमने मौलिक कर्तव्यों के बारे में जाना कि वे क्या होते हैं और उनकी जरूरत क्यों है। हमने धर्मनिरपेक्षता को भी पढ़ा और जाना कि उसका अर्थ क्या होता है। इसके अलावा हमने आज एक अलग तरीके के अधिकार को पढ़ा, जो है मानवाधिकार। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको यह अध्याय समझ आया होगा।
अगली कक्षा में हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे। धन्यवाद।